फ्रेंड्स, मैं वत्सली अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा? लर्निंग कर्व के बारे में पढ़ा और उसके 4 टाइप है, किस तरह से कर्व होते हैं। उन कर्व को हम आगे अब डिस्कस करेंगे कि उन कर्व के बारे में मैंने फिगर बनाया था, लेकिन उनमें कैसे कैसे इंक्रीजिंग होती, कहाँ कैसे क्या यूज होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जो ये डिक्रीजिंग होती है वो क्यों होती है, कहाँ होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करते बिना। तो टॉपिक क्या है, मैंने कुछ बना रखा है ताकि इजीली आपको जल्दी से बता दूं। अधिगम वक्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था, उसके सब नाम भी बता दिए थे। नाम याद रखना है मुझे, एग्जाम में अलग अलग नाम से आ जाता है और एग्जाम में मेन ग्राफ से आ जाता है। ग्राफ बनकर आ जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ग्राफ को मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला लीनियर एक्सेलरेशन कर्व, जिसको कहते हैं सरल रेखीय वक्र। अब नाम से ही पता चल रहा है सरल रेखीय वक्र मतलब एक सरल रेखा बनना। तो मैंने बताया था कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन जिसमें यहाँ पर इसका टाइम शो करता है और यहाँ पे लर्निंग, जितना अधिगम वो सीख रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है? स्ट्रेट मतलब एक समान रूप से सीख रहा है। कहने का मतलब जैसे टाइम वैसे ये, फिर इक्वली सीख रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम इंटरवल, वैसे वैसे उसकी लर्निंग बढ़ रही है। तो यहाँ पर व्यक्ति समय के साथ साथ में अधिगम में समान रूप से बढ़ रहा है। इस कारण इस टाइप के ग्राफ को क्या कहते हैं? कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, मतलब समय के साथ अधिगम का समान रूप से बढ़ना। ये अगर बात कही जाए, अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि समय के साथ समान रूप से किसमें बढ़ते हैं, तो हम लीनियर एक्सेलरेशन कर्व में बढ़ते हैं, सरल रेखीय वक्र में बढ़ते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान रखते हैं, इस तरह के केस पॉसिबल नहीं होते। कहा जाता है बट इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्या रीजन है ऐसे केस इसलिए नहीं पॉसिबल माने जाते हैं क्योंकि मनुष्य के सीखने की दर समय के साथ एक साथ नहीं होती, इसलिए इस ग्राफ को वैलिड कम माना है। इसलिए एक साथ नहीं होती। मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगी तो आपको खुद लगेगा ऐसा सही नहीं। मैं ये नहीं कहती कि व्यक्ति सीखेगा नहीं, सीखेगा, लेकिन समय के साथ इक्वली सीखना, इक्वल, ये थोड़ा कठिन है। इसलिए कठिन है कि जैसे जैसे क्या होता है, कोई भी काम हम करते हैं, जब शुरुआत करते हैं तो स्ट्रांग, बड़ी ताकत रहती है, फ्रेश होके करते हैं, लेकिन धीरे धीरे से क्या होता है, एनर्जी डाउन होने लगती है ना, तो हम सीखते नहीं, फिर धीरे धीरे डाउन होने लगती है, धीरे धीरे थक जाते हम छोड़ देते हैं या बोर हो गए, कई सारे रीजन होते हैं। इसलिए ऐसे केसेस पॉसिबल नहीं माने जाते कि समय के साथ व्यक्ति सीधा सीख करे। तो फिर और केसेस लिख लें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप क्या होगा? उन्नतोत्तर वर्ग या हसात्मक वर्ग या रिटार्डेटिव वर्ग। अब नाम से आ रहा है हसा मतलब कम, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन जाना, रिटार्डेशन कम होना। तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, इसका जो वक्र होता है, कर्व होता है हमारा, ये काफी ही लोकप्रिय कर्व है क्योंकि ये मैक्सिमम यूज किया जाता है, बहुत ही फेमस है। ये मैक्सिमम यूज करते हैं, मतलब ये यूज होता है काफी। इस कर्व में भी वही चीज है, टाइम और लर्निंग। इसमें ग्राफ क्या होता है, देखो पहले बढ़ रहा है, बढ़ता है, ये इंक्रीमेंट हुआ ना ग्राफ, पहले बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया, फिर यहाँ आके फिर देखिए स्टेट हो गया, कांस्टेंट हो गया, यहाँ इंक्रीज हुआ, यहाँ कांस्टेंट हुआ, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा। तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? तभी तो मैंने कहा रिटार्डेशन। ये किस तरह का, अगर समय के साथ इसमें वृद्धि हुई, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर गिरने लगा, मतलब ये किस तरह का कर्व है? कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। अगर इसको हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। जैसे यहाँ पर इक्वली रिटर्न हुआ, यहाँ पे लास्ट में क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा ना। कहने का मतलब क्या होने लगा? कम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में ये बढ़ा है, फिर ये जाके कांस्टेंट हो गया है थोड़े समय बाद, और फिर ये गिरने लगा है। अब ये कहेंगे किस तरह से ऐसा हो सकता है? जैसे हम आपको अगर एग्जांपल देना चाहें, अगर मैं कहूँ जैसे इसका कहने का मतलब ये कि जिससे व्यक्ति होता है वो कोई काम सीखता है, जैसे आप स्कूल में ही जाते हैं तो क्या होता है, शुरुआत में बहुत फ्रेश मूड में रहते हैं, तो अच्छे से पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे आप थकने लगते हैं, फिर नॉर्मल,
फिर लास्ट पीरियड आने तक आपका कुछ सीखने का मन नहीं। ये ज्यादातर ऐसे केसेस कब बनते हैं, अगर इसको एग्जांपल देना जाए सब्जेक्ट्स में, आर्ट्स में, आर्ट्स के सब्जेक्ट में काफी केसेस देखे जाते हैं। जैसे क्या होता है, टीचर आया, आपको पढ़ाना शुरू किया, पहले उसने कहानी से हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया या भारत के देश में कुछ भी पढ़ाना ऐसा शुरू किया, तो शुरुआत में उसने कहानी सुनाई तो बड़ा मजा आया, इंटरेस्टिंग होने लगा, पढ़ा सुनते 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 सुनते, फिर कहानियां खत्म हुई, फिर उसके अंदर और गए, फिर बच्चे थकने लगे धीरे, मतलब थकने के लगे, बोर होने लगे, कोई भी रीजन हो सकता है, फिर वो नॉर्मल हो गए, सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं, इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर लास्ट में क्या हो गया, फिर मारना धारना सन ये सब आने लगा, फिर उनका मन खत्म हो गया। तो इस तरह का केस क्या होता है, आर्ट्स में ऐसी चीजें काफी होती है, इसलिए होती है कि बच्चा क्या करता है ना, प्रैक्टिस छोड़ देता है। अगर हम दूसरी भाषा में कहना चाहें, टीचर ने समझाया, बच्चे ने समझा, यहाँ तक पहुंचा। अगर मैं बात की बात करूँ, क्लास की बात ना करूँ, आर्ट्स के केसेस में कैसे होता है, बच्चे को सिखाया गया, बच्चे ने सीखा, क्लास में इतना पूरा उसने सीखा, तो उसका इंक्रीजिंग लेवल लगा, उसने जितनी कहानी सुनी उसे याद नहीं पड़ी, फिर उसने रिवाइज नहीं करा। मैंने क्या कहा था, लर्निंग जो सीखना है वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, मैंने लास्ट लेक्चर में अपने बोला है, पहले वो पढ़िएगा तभी आएगा। फिर उसने रिवाइज प्रैक्टिस नहीं करी, थोड़े दिन तक उसको याद रहा बिना प्रैक्टिस, फिर जब उसने प्रैक्टिस स्किप कर दी, छोड़ दी, तो क्या होगा, चीजों को भूलने लगेगा, फिर वो भूल जाए। तभी तो कहा था ऐसा आर्ट्स के केस में होता है। वैसे तो प्रैक्टिस कहीं नहीं करोगे तो सब में भूल जाओगे, मगर कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। ज्यादातर क्या होता है, हम हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, भूल छोड़ देते, क्लास में पढ़ाई की बात खत्म, फिर एग्जाम के समय पढ़ा तो क्या होता है, चीजें भूल जाते हैं ना। तो इसमें क्या हो गया, एक तरह का डिक्रीजिंग केस हो गया ना। बच्चा शुरुआत में तो उसने बहुत अच्छे से सीखा, फिर वो नॉर्मल रहा, फिर धीरे धीरे चीजों को भूलने लगा। इसलिए कहा जाता है कि ये वाला कर्व क्या होता है, एक उच्च सीमा पे पहुंच पर फिर धीरे धीरे धीमे पड़ने लगता है। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं ऐसा गिरने का। बच्चा थक चुका है, उसका मन नहीं लग रहा है, बोर होने लगा, कई सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से गिरने लगता है। हम स्कूल भी जाते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, बड़ी तेजी से कर्व बढ़ रहा होता है, बहुत तेजी सीखते हैं, फिर धीरे 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 थक जाते हैं। लास्ट वाले पीरियड में बिल्कुल पढ़ने का वाले, इसीलिए लास्ट के पीरियड देखिए ऐसे लगाए जाते हैं कि बच्चों को इंटरेस्ट आए, ठीक है, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट के पीरियड शुरुआत में लगाए जाते हैं इसी वजह से, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्या हो गया, उनतोतर वर्ग या हसात्मक वर्ग। अब थर्ड की अगर हम बात करें, नतोदर वर्ग या त्वरणात्मक वर्ग, इंग्लिश में याद रखिए ज्यादा बेटर है, एक्सेलरेटेड वर्ग। एक्सेलरेशन मतलब बढ़ना। तो ये ग्राफ, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व लाइन है, ऐसे जे की फॉर्म में। जे क्या होता है, ऐसे होता है, वैसे ही फॉर्म में, पूरा नहीं देखिए, इस तरह जे शेप में एक तरह से होता है, शेप भी याद रखेंगे तो हो जाए। तो यहाँ भी टाइम, यहाँ भी लग। अब जे शेप के अकॉर्डिंग क्या हुआ, पहले देखिए बढ़ा नहीं, पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ा, फिर देखिए इंक्रीज होता चला जाएगा, इस तरह ये इंक्रीज होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सीखने की गति धीमे थी, यहाँ देखिए सीधे ऐसे सीखा, यहाँ पर धीरे धीरे सीखा, क्योंकि ऐसे जाने का मतलब क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, ऐसे क्या तो तेजी से, तो धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे सीखता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे प्रोसेस क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाता है, फिर वो तेज हो जाता है। मैंने क्या कहा, प्रैक्टिस की कमी होती है तो घटने लगता है, और वो प्रैक्टिस करते करते तेज हो जाता है। इसलिए इस तरह के कर्व को हम क्या बुलाते हैं, यहाँ डिक्रीजिंग कर्व या कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। यहाँ डिक्रीज हो गया, यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसमें धीरे धीरे इंसान पहले शुरुआत धीरे धीरे करता है, फिर प्रैक्टिस करते 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 वो प्रक्रिया को तेज कर लेता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात देना चाहें कि जैसे कोई भी चीज होती है, शुरू में उसमें समय लगता है, जैसे कोई भी काम है, कोई भी सामग्री है, कुछ भी किसी बच्चे को सिखा रहे हैं, तो शुरुआत में क्या होता है, सीख रहा होता है, धीरे धीरे सीखता है, फिर सीखते 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 करते करते क्या हो जाता है, हुनरमंद हो जाता है, वो मतलब फिर करने लगता है। जैसे इस तरह का यूज ज्यादातर मैथ और साइंस में होता है। जैसे मैथ में बच्चों को पहले एड या सब्सट्रैक्ट कुछ भी सिखाया जाता है, तो बच्चे क्या होता है, लाइन खींच के अबैकस पे काउंट इस तरह करके करते हैं ना, समय लगता है कि नहीं लगता है, धीरे धीरे बढ़ते, बाद में क्या होता है, स्पीड होने लगती है प्रैक्टिस करते करते। साइंस में भी ऐसी चीजें होती है, पहले जो टीचर सिखाता है बच्चा सोचता है, समझता है,
फिर वो चीज करते करते वो प्रैक्टिस में आ जाता है, तो धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये कर्व धीरे धीरे करके क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये कर्व क्या होता है, पहले तो स्लो रहता है, फिर धीरे धीरे फास्ट हो जाता है। और ये कर्व क्या होता है, शुरुआत में तो बहुत फास्ट होता है, फिर स्लो होता है। कोई भी चीज सीखो, जैसे आप गेम खेलना शुरू करते हो तो पहले क्या करते हो, धीरे धीरे गेम खेलते हो, फिर स्पीड आने लगती है। ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हो तो पहले धीरे धीरे बनाते हो, बनाते बनाते एक्सपर्ट होने लगते हो और जल्दी बन जाते हो। तो ये चीज इस तरह पे है। लास्ट एंड फोर्थ हमारा क्या है, मिक्स्ड। मिक्स्ड जो हमारा है ये इसको और इसको मिला के बना। देखिए ये एक एस शेप में है इस तरह, ये हमारे दोनों वर्ग का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। रिटार्डेशन का मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, एक्सेलरेशन का, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये कभी तेज होता है, मतलब कभी वृद्धि होती है इसमें और कभी कमी होती है, फिक्स नहीं होता, तभी तो दोनों को कहा जाता है। ज्यादातर इसी तरह का ग्राफ हम यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते मुश्किल है, ऐसे केसेस तो कम है, ये केसेस भी मिल जाते हैं, ऐसे केसेस भी मिल जाते हैं, मगर मैक्सिमम यही केसेस मिलते हैं कि कभी कोई क्या हो रहा है, स्लोली स्लोली करते करते इसकी तरह बढ़ गया, फिर लास्ट में कांस्टेंट होकर के फिर घटने लगा। तो पहले यहाँ तक तो नतोदर वर्ग चला, एक्सेलरेटेड वर्ग, उसके बाद क्या होने लगा, रिटार्डेशन होने लगा। ये दोनों तरह का कॉम्बिनेशन वर्क है कि जिसमें क्या होने लगता है, व्यक्ति दोनों चीजें करता है। दोनों चीजें मतलब कि वो कार्य बड़ी तेजी से सीख भी रहा होता है और फिर धीरे 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 उसके कार्य में कमी भी आने लगती है, ठीक है। जैसे इंटरेस्टिंग कोई गेम हम खेल रहे हैं, इस तरह का बात करें तो गेम खेलने में बहुत मजा आया, हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया, फुटबॉल कुछ भी खेलना शुरू, तो बहुत जोश से खेलना शुरू किया, खूब अच्छा खेलते गए, अच्छा खेलते, फिर लास्ट में क्या हो गया, थकने लगे, एनर्जी डाउन होने लगी, फिर धीरे धीरे गिरने लगे। तो इस तरह के केस में क्या हो जाता है, दोनों चीजें आने लगती है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रख लो, चाहे कोई भी समय हो, कोई भी एज हो, कोई भी जीवन, इंसान सीखता कुछ है, वृद्धि तो थोड़ी बहुत करेगा, भले कांस्टेंट होगी, लेकिन सीखेगा जरूर। ये नहीं कि ग्राफ नहीं बनेगा, उसका ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा। तो इस तरह किसी भी तरह का ग्राफ अगर आपको एग्जाम में शो कर रहा है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हैं कि समान रूप से सीख रहा है तो ये है, तेजी से सीख कर, फास्ट से सीख कर धीमे होने लगा तो ये है हसात्मक। देखिए ये नाम से तो याद हो जाता है, हसात्मक मतलब कमी, तुरंत मतलब एक्सेलरेशन मतलब बढ़ना, लेकिन इन नाम से कंफ्यूजन होती है, इसलिए याद रखना। उनतोदर मतलब धीरे धीरे कम हो जाए, उठना फिर दर हो जाना, दर जमीन पर आ जाना, और ये नतोदर उठना है, ये नहीं नथी पर है, नत ऊपर, तो ऊपर हो। तो ये याद रखना, स्लो से फास्ट और मिक्स दोनों, ठीक है। ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़ी सी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ऐसा होता क्यों है, क्या रीजन है कि ये, अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि जो कर्व होते हैं इसमें ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता क्यों, ये अगर क्वेश्चन आ जाए सिर्फ कर दे, आप इसे नोट कर लीजिए। अब इस तरह का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्यों होता है, ये बताइए, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या वजह है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने की। इसका कुछ रीजन होगा कि ऐसा घट रहा है, बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है। तो मैंने बोला थकान हो सकती है, इंसान थक गया हो, एनर्जी खत्म हो गई हो, नहीं से कर पा रहा हो, ये हो सकती है, ठीक है। उत्तेजना ना हो उस चीज में, सबसे मेन रिफोर्समेंट, प्रोत्साहन ना मिल रहा हो, संतुलन ना बन, मतलब कोई भी इस तरह के कोई से भी रीजन हमारे हो सकते हैं। लेकिन मैंने रिफोर्समेंट बोला था, बच्चा से कभी कभी कुछ बच्चे किसी को देख के काम करते हैं, लेकिन अगर उसकी तारीफ ना की जाए या कुछ ना की जाए, प्रोत्साहन ना दे तो काम करना छोड़ देते। दो तरह से काम होते हैं, एक हमारे अंदर से आते हैं कि मुझे ये करना है, तो हम जुटे रहते हैं जब तक कर नहीं लेते। कुछ लोग क्या होता है उसको देख के सीख के करते हैं, तो उनका जल्दी वो फिर बोर हो जाते हैं, तो आगे नहीं कर पाते, तो उनमें इंक्रीमेंट नहीं आता। जैसे मान लो दो लड़के, एक लड़की को ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है, तो वो अंदर से करिए करती जाएगी जब तक वो करना है, और एक के उसको देख के उसको शौक लगा कि मैं भी कर लेती हूँ, तो उस केस में उसका शौक अगर खत्म हो गया तो सर छोड़ दे। या केस ये भी होता है कि जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है, या ड्राइंग करना पसंद है, कुछ भी पसंद, स्कूल में मान लीजिए ड्राइंग कंपटीशन रखा गया,
डिपेंड होता है। तो ये सारे रीजन हमारे हो सकते हैं। और इसको क्या क्या चीजें प्रभावित करती है, अगर हम किसी चीज को बढ़ाना चाह रहे हैं, इफेक्ट क्या क्या है जिसकी वजह से वो चीजें बढ़ेंगी, कोई इंसान करेगा। तो सबसे पहले मैंने बोला अभ्यास, जितना ज्यादा वो अभ्यास करेगा उतना ज्यादा उसका ग्राफ अच्छा बनेगा। दूसरी चीज, हम अगर किसी चीज को सिखा रहे हैं तो उसको सरल से कठिन की ओर सिखाएं तो बच्चा अच्छे से सीख सकेगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कैसे होती है, ठीक है। उसको रीइंफोर्समेंट देते रहे, उत्साह बढ़ाते रहे, उसका पूर्व अनुभव देख लें, पूर्व अनुभव क्या, उसको उस बारे में कितना नॉलेज है। अगर किसी बच्चे को जोड़ आता है तब हम उसको गुणा या गुणा सिखा सकते हैं। अगर जोड़ ही नहीं आ सकता, हम गुणा सिखा लगेंगे तो उसका ग्राफ क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा, ठीक है। तो उसका पूर्व अनुभव देखिए, उसको आता क्या है, जो आएगा उसके हिसाब से आप करेंगे। तो बच्चे का ग्राफ हम पर भी डिपेंड करता है, जो अध्यापक पढ़ा रहा है कि उसे क्या क्या चीजें ध्यान देके पढ़ानी चाहिए, उस बच्चे का ज्ञान कैसा, उस चीज बच्चे का। अब किसी बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट है, उससे हम कला करवाएंगे तो नॉर्मल सी बात है उसका ग्राफ गिरेगा। और जिस बच्चे को कला में अनुभव और उसको हम मैथ्स कराएंगे तो भी उसका ग्राफ गिरेगा। तो बच्चों का उत्साह, शौक क्या है, किसमें है, उसको उस चीज में प्रोत्साहन दें, उसमें हम आगे बढ़ाएं, तब वो ग्राफ बढ़ता है। तो खाली बच्चे की सीखने की प्रगति अभ्यास पर डिपेंड नहीं करता, उस पर यह भी डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का माहौल मिल रहा है, उसको कैसे सिखाया जा रहा है। डायरेक्ट अगर हम उसको गुणा सिखाने लगेंगे तो नॉर्मल सी बात है ग्राफ अच्छा नहीं बनेगा। तो सरल से कठिन की ओर चलें। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं उसके ग्राफ पे। तो उसके सीखने के अलावा इन सब चीजों का भी ध्यान देना चाहिए उसको। वातावरण, अब जैसे वातावरण पे बहुत शोर चल रहा है, म्यूजिक चल रही है, तो बच्चा पढ़ने में कैसे ध्यान दे पाएगा, ध्यान ही नहीं देगा तो चीजें वो भूल जाएगा। तो इन सब चीजों का भी लर्निंग कर्व पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ये भी चीजें ध्यान देनी चाहिए। अब एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, सीखने के साथ आप ये भी देखते कभी कभी सीखना स्थिर हो जाता है, उसका क्या रीजन है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं अगर, तो उसको हम बोलते हैं अधिगम पठार। ये भी वर्ड आपने काफी सुना होगा, ये सब एग्जाम में आते हैं, इनको मैं इसीलिए को बता रही हूँ। तो इसके बारे में अगर पता रहेगा तो इससे रिलेटेड, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, रट्टे वाले नहीं आते, तो आपको एक एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन की तो डिस्कस फिर हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आए फिर क्वेश्चन। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, अधिगम के पठार, ठीक है। अधिगम के पठार मतलब कहने का लर्निंग प्लेट्यू, इंग्लिश में हम कहना चाहें तो लर्निंग क्या हो जाएगा हमारा, प्लेट्यू, ठीक है। अधिगम के पठार, इसका मतलब कि ऐसी अवस्था की दूसरी अवस्था में प्रवेश करते पठार। मतलब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करना चाहें कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है, तो एक ऐसी स्थिति हो जाती है, एक ऐसी अवस्था किसी ग्राफ में पहुंच जाती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने पर कि पठार की स्थिति पैरेलल होने लगे। मैं आपको ग्राफ से बताती हूँ, जैसे ये ग्राफ है, इसी ग्राफ बनता है हमारा टाइम के साथ में और लर्निंग के साथ में। तो इंसान ग्राफ बढ़ रहा है ग्राफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बढ़ता रहा, फिर एक ऐसी स्थिति आ गई कि एक्स एक्स के पैरेलल हो गई, फिर बढ़ गया। तो जो ये पोजीशन है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट, मैंने लास्ट टाइम अभी लेक्चर में क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेटेड में, ये बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ऐसे होते होते ऐसे आ गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। तो ये जो कांस्टेंट होता है यही हमारा पठार होता है, ये स्थिति, इसको हम क्या कहते हैं, पठार। और जबकि सही तरीका क्या होना चाहिए, समान वक्र की बात करें तो ऐसे 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 बढ़ता चला जाए, लेकिन बढ़ता हुआ नहीं जाता, यहाँ पर स्थित आ गया। अगर हम इसको हिंदी में कहना चाहें कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने पर अगर ग्राफ x x के पैरेलल हो गया तो पठार की स्थिति क्या होती है, अगर x x के पैरेलल मतलब समांतर हो जाता है कहीं, तो वहीं पर क्या बन जाता है, पठार। सिंपल भाषा में कहना चाहे तो क्या बन जाता है, पठार। कहने का मतलब छात्रों की सीखने की गति में परिवर्तन आते हैं, कभी तीव्र सीखते हैं, कभी मंद सीखते हैं, लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आती है कुछ समय के लिए वो स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है, कभी क्या होता है, कभी विद्यार्थी
करेंगे अधिगम का पठार। अब ये जो पठार है, ठीक है, ये पठार हो सकता है कुछ दिनों में सीखने की स्थिति से क्या होता है, कोई विद्यार्थी सीख रहा है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, तो हो सकता है कुछ दिन के लिए हो, घर में कुछ फंक्शन पड़ा, जैसे क्या होता है घर में फंक्शन पड़ गया, बर्थडे पड़ा, कुछ पड़ा, शादी विवाह पड़ी, तो बच्चा थोड़े दिन नहीं आया, थोड़े दिन वो स्थिर हो गया, लेकिन फिर बाद में उसने चीजें कवर कर ली, वो फिर इंप्लीमेंट हो गया, कुछ दिन में खत्म हो गया। कभी कभी तबियत खराब है, कभी कभी कुछ महीने भी लग जाते हैं, कभी कभी कुछ बड़ी समस्या होती है, किसी विद्यार्थी या कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता तो महीनों सालों लग जाते हैं। तो ये पठार का निश्चित नहीं हो कितने समय तक के लिए स्थिर होगा, वो आगे भी हो सकता है। लेकिन अब बात ये आती है कि ऐसा होता क्यों है, किसी भी चीज सीखने की स्थिति स्थिर कैसे हो सकती है, जब कहा जाता है व्यक्ति जीवन पर कुछ ना कुछ सीखता है, इसके पीछे भी रीजन है क्यों इसकी स्थिति ऐसी हो सकती है, क्या रीजन है। ऑप्शन में जैसे ढेर सारे लिख के आ जाए, व्यक्ति के सीखने की स्थिति स्थिर हो जाए, उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। मगर ऐसा क्यों हो सकता है, मैंने अभी बोला कि इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे ज्ञान, नॉलेज, अगर विद्यार्थी को अधूरी जानकारी मिली है तो वो नहीं सीख पाएगा। अगर उसका जो नॉलेज है अधूरा है, जैसे मैंने अभी बोला उसको हम गुणा सिखा रहे हैं, उसको प्लस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो उसी को करता रहेगा, वो कर नहीं पाएगा, तो पठारी तो रहेगा। लेकिन हाँ, अगर उसको हम जोड़ सिखाएंगे, गुणा सिखाएंगे, थोड़े समय बाद खत्म हो जाएगा। तो उसकी ज्ञान का अनुभव करना, ज्ञान कैसा, अगर पूरा ज्ञान नहीं है तो सीखने की स्थिति हमारी क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, रुचि नहीं है, वैसे जो उसमें कमियां होती है वही चीज, रुचि नहीं है, बात कहना चाहें अगर हम, रुचि किसी चीज में नहीं है, शारीरिक रूप से कमजोर है, शारीरिक अभाव टाइप का, इस तरह के कई रीजन हो सकते हैं। मानसिक रूप से नहीं उचित है, पारिवारिक रूप से नहीं है, जिस तरीके से हम सिखा रहे हैं, बहुत सारे, सिखाने की विधि हमारी अनुपयुक्त है, सिखाने की विधि, ठीक है, सिखाने की, मैंने क्या कहा, सिर्फ बच्चे का नहीं, हमारा जो सिखाने का तरीका हो गया, संतुष्टि नहीं है, अधिगम सामग्री जो हम यूज कर रहे हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से बच्चा सीखने में स्थिरता ला सकता है। अब किसी चीज में रुचि नहीं है, उसे जबरदस्ती सिखाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, उसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही सीखने की विधि, जिस विधि से सिखा रहे हैं उस विधि से नहीं सीख पा रहा हो, हमें विधि, अधिगम सामग्री का जो प्रयोग कर रहे हैं वो गलत हो, बहुत सारे रीजन इसकी वजह से बच्चों में सीखने में कमी आ जाती है और वो स्थिर हो जाता है। अगर उन कमियों को हम ध्यान दें तो हम उसको इंक्रीमेंट, तभी तो कहा जाता है हमेशा व्यक्ति सीखता ही सीखता है, बस उस जब वो नहीं सीख रहा उसके पीछे कमी क्या है जानो, वो कमी पता चल जाएगी तो आप उसमें इंक्रीमेंट फिर ला सकते हो। ये नॉर्मल इतना पता होना चाहिए, स्थिरता हमारी पठार। तो हमने वक्र के पूरे प्रकार के बारे में पढ़ा और पठार उसके कारण क्या होते हैं, ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िए, तो कुछ कहीं प्रॉब्लम हो तो करना।